हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 6 NCERT सामाजिक विज्ञान पर आजकल चर्चा चल रही है। तो आज का टॉपिक है मानचित्र। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर जरा फोकस करें। मानचित्र मानचित्र वास्तव में है किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। अब इसी से संबंधित एक नोट है कि जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। जब हम बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख देंगे तो उससे एक एटलस बन जाएगा। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मतलब एटलस क्या है? विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होती है। ठीक है। अब आता है कि मानचित्र के प्रकार। आखिर मानचित्र के कितने प्रकार होंगे? तो जो मानचित्र के प्रकार हैं उसमें 3 महत्वपूर्ण प्रकार हैं। पहला है भौतिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र किसे कहेंगे? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। यह आपके सामने एग्जाम्पल आ जाता है कि पर्वतों को किस मानचित्र के द्वारा दर्शाया जाता है, या पठारों को, मैदानों को, नदियों को, महासागरों को दर्शाने वाले मानचित्र का नाम बताइए। तो आपको याद होना चाहिए भौतिक मानचित्र। और भौतिक मानचित्र का दूसरा नाम है उच्चावच मानचित्र। ठीक है। अब दूसरा राजनीतिक जो मानचित्र है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि राज्यों, नगरों, शहरों को दर्शाने वाला मानचित्र का नाम बताइए। तो आपका उसका नाम हो जाएगा राजनीतिक मानचित्र। तीसरा मानचित्र आता है थीमेटिक मानचित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र। मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है, भौतिक और राजनीतिक मानचित्र से अलग है। जैसे हमने सड़क की जानकारी लेनी है, वर्षा के बारे में पता लगाना है, वन और उद्योग के बारे में चर्चा करनी है, तो हमें थीमेटिक मानचित्र ये इसकी जानकारी देगा। ठीक है। तो इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब आता है कि मानचित्र के 3 घटक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है कि मानचित्र के कितने घटक हैं। तो मानचित्र के 3 घटक हैं। पहला है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात है। जो पैमाना किसे कहेंगे? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच क्या है? एक अनुपात है। अब छोटे पैमाने वाला मानचित्र किसे कहेंगे? जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किमी को दर्शाना है तो इसके लिए छोटे पैमाने वाला मानचित्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। और बड़े पैमाने वाले मानचित्र, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी या सेंटीमीटर पर दर्शाना है तो हम मतलब छोटे शहरों या गांवों को दर्शाने के लिए हमें बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप
देश को कागज पर दिखाना होता है तो उसे छोटे पैमाने में दर्शाया जाएगा, बड़ी चीज को छोटी पैमाने से और छोटी चीज को बड़े पैमाने से दर्शाना होता है। ठीक है, अब आता है कि चार मुख्य दिशाएं, जैसे कि आप सबको विदित है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। कभी कभार आ जाता है कि प्रधान दिग्बिंदु किसे कहेंगे। ठीक है, तो प्रधान दिग्बधु जो है उसे चार दिशाओं को कहा जाता है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। मतलब किसी भी दिशा का यदि हमें पता लगाना है तो दिक् सूचक यंत्र से लगा सकते हैं। यदि प्रश्न आ जाएगा दिक् सूचक क्या है, तो यह किसी दिशा का पता लगाने का यंत्र है। ठीक है, यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रश्न इस प्रकार का भी आ सकता है कि दिक् सूचक यंत्र की जो दिशा है वो किस दिशा की ओर होती है। तो जो दिक् सूचक यंत्र है उसकी दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, अब बता रूढ़ प्रतीक। आखिर रूढ़ प्रतीक क्या है? मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। रूढ़ प्रतीक क्या है? मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। मतलब समझ रहे हैं, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है रूढ़ प्रतीक, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी और इसी को क्या कहेंगे? रूढ़ प्रतीक कहेंगे। जैसे नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है, भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों के लिए, पीला रंग का प्रयोग पठारों और हरा रंग का प्रयोग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ये मिलान के लिए भी प्रश्न आ सकता है कि नीले रंग का प्रयोग जलाशयों के लिए, भूरा रंग का प्रयोग पर्वतों के लिए, पीला रंग का प्रयोग पठारों के लिए और हरा रंग का प्रयोग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आता है कि आखिर रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमानों पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं ना। अब आता है खाका। आखिर खाका है क्या? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानचित्र द्वारा पृथ्वी को समतल सतहों पर प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला बिंदु क्या है कि मानचित्र द्वारा पृथ्वी को समतल सतहों पर प्रदर्शित किया जाता है या किया जा सकता है। दूसरा कि मानचित्र पर विभिन्न सूचनाओं एवं आंकड़ों का प्रदर्शन किया जा सकता है। तीसरा, ग्लोब की तुलना में मानचित्र को कहीं भी लाना तथा ले जाना आसान होता है। मतलब ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? तो मानचित्र द्वारा पृथ्वी को समतल सतहों पर प्रदर्शित किया जा सकता है, नंबर एक। दूसरा, मानचित्र पर विभिन्न सूचनाओं इन आंकड़ों का प्रदर्शन किया जा सकता है। और तीसरा, ग्लोब की तुलना में मानचित्र को कहीं भी लाना तथा ले जाना आसान होता है। अब प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे रेल की पटरियों, भवनों आदि को दिखाना संभव नहीं है, अतः इन्हें अनेक प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों में अध्ययन में सहायक होते हैं? मतलब किसी भी मानचित्र में हम किसी रेल की पटरियां, भवनों आदि को दिखा नहीं सकते, और हम किसके माध्यम से इनको दिखा सकते हैं? प्रतीकों के माध्यम से। इसलिए प्रतीक हमारे लिए सहायक है।
ठीक है। अब आता है कि मानचित्र और खाका में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मानचित्र की सहायता से एक कागज पर बहुत बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। जो मानचित्र है वो बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जैसे देश, महाद्वीप, विश्व ना। लेकिन खाके की सहायता से एक कागज पर बहुत सीमित जानकारी मिलती है, जैसे एक कमरे की लंबाई चौड़ाई के बारे में हम बता सकते हैं, मकान कैसा है उसके बारे में बता सकते हैं ना। दूसरी विशेषता यह है कि मानचित्र में प्रायः रंगों का प्रयोग किया जाता है, खाके में साधारणतः रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। दो ही अंतर है। अब जो हमारा अगला लेसन है वह है पृथ्वी की प्रमुख जो परिमंडल हैं उसके बारे में हमने चर्चा करनी है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।